बेटे, आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, हमारा टॉपिक है बेसिक लॉज ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन कौन से बेसिक लॉज हम यूज करते हैं, राइट। देखो, बेसिक लॉज ऑफ केमिस्ट्री में जो सबसे पहला लॉ हमें पढ़ना है ना, वो है गैलुसॉक लॉ। गैलुसॉक्स लॉ, ठीक है। गैलुसॉक्स लॉ क्या कहता है बेटा? गैलुसॉक्स लॉ कहता है कि व्हेन गैसेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर, ठीक है, gases reacts with each other at constant temperature and pressure, their volumes has a simple whole number ratio. Simple ratio to each other, to each other and to products, to products, ठीक है। तो गैलुसॉक लॉ में क्या है कि जब गैसें आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो रिएक्टेंट के वॉल्यूम का रेशियो है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, आपस में भी और प्रोडक्ट के साथ भी। जैसे एक एग्जांपल हम देखें, फॉर एग्जांपल सपोज करो हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर वेपर और गैसेस वाटर, राइट। तो यहां क्या होगा कि हाइड्रोजन के वॉल्यूम और ऑक्सीजन के वॉल्यूम का रेशियो जो कि एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा वो 2:1 का होगा, और जो वाटर बनेगा उसके साथ भी इसका रेशियो कितना होगा? 2। तो ये आपस में भी एक सिंपल रेशियो होगा और जो प्रोडक्ट बनेगा उसके साथ भी एक सिंपल रेशियो होगा। ये गैलुसॉक लॉ बोलता है, राइट। तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे मान लो हमने ले लिया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके जो वॉल्यूम का रेशियो होगा, ठीक, ये वॉल्यूम का रेशियो 1:3 होगा, राइट। इनके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? 1:3 होगा। और अमोनिया के साथ जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो 1:3:2 होगा। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर एंड विद द प्रोडक्ट, ये हमारा पहला लॉ है जिसे हम बोलते हैं गैलुसॉक लॉ, राइट। दूसरी बात करते हैं बेटा, अगला जो दूसरा लॉ है हमारा वो है एवोगाड्रोस लॉ। एवोगाड्रोस लॉ, देखो एवोगाड्रोस लॉ क्या कहता है। सबसे पहली चीज तो हमने जो एक आइडियल गैस इक्वेशन पीछे मैंने आपको पढ़ाया है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। अब यहां से अगर हम कह लें कि सपोज करो कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर ये दोनों क्या हो? कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की अगर हम बात कर लें तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि P कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R ऑलरेडी कांस्टेंट है। इसका मतलब
कि V अपॉन N इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया, राइट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक। हम क्या बोल सकते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2, राइट। मतलब अगर गैस का वॉल्यूम, मान लो दो गैसें लेते हैं और दोनों गैसेस के वॉल्यूम जो है सेम है, इसका मतलब उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन कब, जब उनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो, सेम हो। तो एवोगाड्रोस लॉ को स्टेट यही करता है। अगर उसे मतलब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें तो उसे हम लिख सकते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, सिमिलर condition of temperature and pressure, ठीक। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस का इक्वल वॉल्यूम अगर है, कंटेन्स equal number of moles, ठीक। या दूसरा स्टेटमेंट हम क्या बोल सकते हैं बेटा, देखो इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, या हम ये बोल सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैज इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। तो इसी को हम दूसरा स्टेटमेंट अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, इसका दूसरा स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, सेम यही स्टेटमेंट, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां तक सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या है, इक्वल मोल्स ऑफ एनी गैस हैज इक्वल वॉल्यूम, राइट। यहां पर हमने क्या देखा कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल, यहां बेटा छूट गया, इक्वल वॉल्यूम, ये यहाँ पे छूटा हुआ है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, या अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल मोल्स ऑफ एनी गैस हैज इक्वल वॉल्यूम। ये हमारा कौन सा लॉ हो गया बेटा, एवोगाड्रोस लॉ। कहने का मतलब देखिए क्या है, कहने का मतलब है कि जैसे सपोज करिए, अगर हम मान लीजिए एक एग्जांपल ले लें कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड and 1 atmospheric pressure, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लें, ठीक, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेते हैं। या जो एक हम लोगों ने एसटीपी की कंडीशन पढ़ी थी बेटे ना, हम एसटीपी की ही कंडीशन लेकर चलते हैं। देखो अगर हम एसटीपी की कंडीशन ले लेते हैं तो जैसे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एट एसटीपी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो गया ना स्टैंडर्ड, तो टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर, ठीक। ये जो कंडीशन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हम 22.4 लीटर लें, 22.4 लीटर लें, तो हमने भी पीछे देखा था जब आइडियल इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था
कि एसटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। तो अगर हम एसटीपी पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 22.4 लीटर लेते हैं, तो अब ये 22.4 लीटर हाइड्रोजन हो, ये 22.4 लीटर ऑक्सीजन हो, या ये 22.4 लीटर जो है अमोनिया हो, कुछ भी हो, ठीक, कोई भी गैस है, और अगर एसटीपी पर है तो ये सभी गैसें जो हैं इनमें नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इन सभी गैसों में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 1 मोल ऑफ ईच गैस, 1 मोल ऑफ ईच गैस। तो ये चीज वही है कि अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस हैज इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, या इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस हैज इक्वल वॉल्यूम, राइट। अच्छा, जबकि मास बेटा देखिए इसका अलग होगा। 1 मोल अगर हम हाइड्रोजन लेंगे तो इसका मास कितना होगा 2 ग्राम होगा, राइट। 1 मोल अगर हम ऑक्सीजन लेंगे तो इसका मास कितना होगा, ये 32 ग्राम होगा, और 1 मोल अगर हम अमोनिया लेंगे तो इसका मास कितना होगा, ये 17 ग्राम होगा। क्लियर है? तो ये थिंग आई थिंक सो कि आपको ये चीज क्लियर होगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक। देखो बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या करता है, मैं एक जैसे एग्जांपल आपको ले लूं कि सपोज करिए कार्बन है, इसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड किया और कंबाइंड होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, राइट। अब क्या है कि कार्बन का 12 ग्राम, कार्बन का 12 ग्राम और ऑक्सीजन का कितना 32 ग्राम, 12 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइंड होंगे। तो कंबाइंड होंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा वो इनको आपस में ऐड कर दीजिए, कितना बनेगा 44 ग्राम। क्लियर? इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये हर जगह अप्लीकेबल हो जाएगा। यहां पर हमने बोला मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन बेटा ये कब, ये किस सिचुएशन में आप लोगे, ये उस सिचुएशन में लोगे जब पूरा का पूरा रिएक्टेंट क्या हो जा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है। लेकिन मान लो पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम ना हो, उसका भी मैं एग्जांपल लेके भी आपको बताता हूं। तो ऐसे कंडीशन में आप बोलेंगे मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन सपोज करिए कि जो कार्बन है ये हमने 12 ग्राम लिया, राइट, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसको हमने जो है 40 ग्राम ले लिया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कुछ बनेगा। अब हम यहाँ पे टाइम की के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, मान लीजिए टाइम t इज इक्वल टू 0, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो इसका मास क्या होगा 0 होगा। क्लियर? अब थोड़ा सा और चेंज करते हैं, आफ्टर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो गया उसके बाद तो कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन की कितने ग्राम से रिएक्ट किया था, जरा ऊपर आप देख लो, 12 ग्राम 32 से रिएक्ट किया था, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेगा। तो कार्बन का 1 मोल मतलब 12 ग्राम, तो कार्बन का 12 ग्राम ऑक्सीजन के कितने से रिएक्ट करेगा 32 से, तो 12 ग्राम 32 से रिएक्ट कर गया तो ये बचा कितना 0, इसका 32 रिएक्ट कर गया तो ये बचा कितना 8, राइट, 8 ग्राम बच गया। और कार्बन डाइऑक्साइड बना कितना, तो बेटा ये तो बनेगा 44 ग्राम, ठीक, क्योंकि इसका 12 इसके 32 से रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा 44 बनेगा, बन गया। अब यहां पर देखो कि अगर हम सिंपल ये लिखें कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ
रिएक्टेंट, तो ये कितना होगा 12 प्लस 40, कितना हो जाएगा 12 प्लस 40, तो मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया बेटा 12 प्लस 40, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ प्रोडक्ट की बात कर ले, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये कितना हो गया 44। इसके पहले वाले केस में मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44, ये तो सही था। लेकिन क्या यहां पर 12 प्लस 40 इज इक्वल टू 44 ये सही होगा? नहीं होगा, राइट। ये यहां पर सही नहीं होना है, ठीक है ना, क्योंकि ये 52 आ रहा है। तो अब ऐसे केसेस में हम सिंपल ये बोले कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, तो ये बेटा गलत हो जाएगा। तो हम इसको सही तरीके से क्या बोल सकते हैं? हम सही तरीके से बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट अनरिएक्टेड अनरिएक्टेड, ठीक। मतलब रिएक्टेंट का जितना मास रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो ये क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट तो 44 हुआ और अनरिएक्टेड कितना है 8, तो हम कर देंगे प्लस 8, ठीक। अब ये दोनों क्या हो गया बराबर। ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब अब क्या हुआ, अगर इसे हमें समराइज करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोलेंगे बेटा ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन mass remains conserved, ठीक। ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक। मतलब जितना रिएक्टेंट का मास रिएक्ट करेगा उतना ही प्रोडक्ट का मास क्या होगा, वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, तो आप अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे डेफिनेशन लिखने को कहा जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो आप लिखना कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास रिमेन्स कंजर्व। किसी केमिकल रिएक्शन के समय मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड। क्लियर? एक पॉइंट यहां पर मैं बताना चाहूंगा जो आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे इसको, ठीक, कि नॉर्मल फिजिकल चेंज होता है या केमिकल चेंज होता है, उसके उसमें जो है मास जो होता है वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, कंजर्व रहता है। लेकिन अगर न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक, न्यूक्लियर रिएक्शन, ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट वैलिड, लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट वैलिड, ठीक है बेटा। न्यूक्लियर रिएक्शन में जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है वो वैलिड नहीं होता है। क्लियर? ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। तो ये तीन लॉ हमारे कंप्लीट हुए। कौन कौन सा? एक हमारा सबसे पहला लॉ हमारा कंप्लीट हुआ लॉ ऑफ गेल्सॉफ लॉ, दूसरा हमारा एवोगाड्रो लॉ, और तीसरा हमारा जो है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट बेटा जो अपना टॉपिक है, ये नेक्स्ट जो अपना लॉ है उसे हम बोलते हैं फोर्थ लॉ। ये क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ
कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये क्या चीज है, देखो पहले एक एग्जांपल समझो। सपोज करो कि कार्बन जो है या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड हो रहा है और क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। वाटर क्या किसी और तरीके से भी बनता है? कुछ और रिएक्शंस हैं जिसमें वाटर क्या प्रोड्यूस होता है? एकदम होता है बेटा। जैसे NaOH एसिड और NaOH बेस और एसिड ले लें HCl, इनका सपोज करो हमने रिएक्शन करा लिया, तो यहां पर NaCl बन जाएगा सॉल्ट और प्लस वाटर, हो गया। दूसरा, जैसे मान लो कोई डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो, सपोज करो C2H5OH, ये अल्कोहल है, इसका डिहाइड्रेशन कराया गया, C2H4 का फॉर्मेशन प्लस वाटर, ठीक है। मतलब एनी हाउ, चाहे जैसे भी बन रहा है, वाटर के बनने का कोई एक मेथड तो है नहीं, वाटर कई तरीकों से बनाया जा सकता है। क्लियर? अच्छा, वाटर जो है आइस के फॉर्म में भी हो सकता है, अगर उसकी फिजिकल स्टेट को हम देखें, आइस के फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक, या वेपर के फॉर्म में हो सकता है। वाटर इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। लेकिन वाटर किसी भी मेथड से बनाया जाए, वाटर किसी भी फिजिकल स्टेट में हो, इफ इट इज वाटर, अगर वह वाटर है तो उसका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होगा दैट इज ऑलवेज H2O। H2 है तो वाटर है, H2 नहीं है तो वाटर नहीं है। इसका मतलब अब आप यहां देखो जरा, इसमें हाइड्रोजन का अगर हम मास देखें तो कितना है, 2, और ऑक्सीजन का मास देखें तो वो कितना है, 16। यानी इनके मास का अगर सिंपल रेशियो देखा जाए तो वो कितना है, 1:8। यही है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब आप समझो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर, व्हेन एलिमेंट्स combined with each other, ठीक है, जब एलिमेंट्स जो है एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर, टू फॉर्म अ कंपाउंड। एलिमेंट्स किस लिए कंबाइंड किए बेटा, किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को बनाने के लिए। व्हेन एलिमेंट्स कंबाइंड विथ ईच अदर टू फॉर्म अ कंपाउंड, the ratio of their mass in compound is always fixed। ठीक, मतलब समझिए क्या है, एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है।
एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो रहे हैं और कंबाइंड होकर एक पर्टिकुलर कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उन एलिमेंट्स के मास का रेशियो जो कि आपस में कंबाइंड हो रहा है वो हमेशा फिक्स्ड होगा अगर जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेम हो तो। मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि इन अ कंपाउंड द रेशियो ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज फिक्स्ड। क्या बोल सकते हैं बेटा? इसको अगर एक लाइन में हमें समराइज करना हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि इन अ कंपाउंड the ratio of mass of different element remains fixed and it do not depend on the method of formation of it do not depend on the method of formation of compound or its physical state, its physical state, राइट। और इसी चीज को बेटा आपने यहां पर देखा कि वाटर जो है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कंबाइंड होने से बनता है या एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बनता है या किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के डिहाइड्रेशन से बनता हो। वाटर के फॉर्मेशन का चाहे जो भी मेथड हो, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो है वो क्या होगा? फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, राइट। तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। नेक्स्ट जो हमारा लॉ है बेटा जो हमें पढ़ना है वो है लॉ ऑफ, आई थिंक सो ये 5th नंबर है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डॉल्टन ने दिया था, जॉन डॉल्टन। और जो इसके पहला वाला लॉ हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान देंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है लेवोशियर ने दिया था, लेवोशियर, ठीक है। एंटोनी लेवोशियर बोलते हैं इनको, पूरा नाम उनका है। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डॉल्टन ने दिया। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है पहले समझते हैं बेटा। सपोज करो कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइंड हुए और कंबाइंड होके इन्होंने दो कंपाउंड बनाया। एक बनाया इन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहां जरा देखना कार्बन का मास कितना है। अगर हम बात कर लें कार्बन और ऑक्सीजन, यहां कार्बन का मास कितना बेटा? 12, 1 मोल है। और ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, 1 मोल है। यहां कार्बन का मास कितना होगा बेटा? 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 32, राइट। अब आप देखना जरा
carbon or oxygen elements combined with each other, when two elements combined with each other to form two or more than two compound. अब डेफिनेशन यहां से समझिएगा, when two elements combined with each other to form two or more than two compound, more than two भी हो सकते हैं, जैसे इसी में अगर हम C3O2 ले लें तो वो भी एक एग्जांपल आ जाएगा, तो फिलहाल हमें दो लेके भी चल रहे हैं। when elements combined with each other to form two or more than two compound, ठीक है, then mass of the elements, mass of the one element, ऑक्सीजन के का मास which combined with the fixed mass of another element। आप देखो कार्बन का जो मास है वो दोनों में हमने क्या मतलब आया ही है, हमने अपने से मैनिपुलेट तो नहीं किया, कार्बन का मास दोनों में क्या है, सेम है, तो कार्बन के सेम मास से कंबाइंड करने वाला जो दूसरे एलिमेंट के मास का रेशियो है वो किस रेशियो में है, 16:32, यानी 1:2, राइट। पूरी डेफिनेशन बेटा सुनिएगा, when elements combined with each other, two elements combined with each other to form two or more than two compound, then the ratio of mass of the elements, one element, the ratio of mass of one element which combined with the fixed mass of another elements bear a simple whole number ratio to each other। मतलब एक एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइंड करने वाले दूसरे एलिमेंट्स के मासेस का जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा, राइट। एक दूसरा एग्जांपल देख लो, सपोज करो हम लेते हैं कॉपर ऑक्साइड और इसी का दूसरा हम ले लें CO2, तो कॉपर ले लें, ऑक्सीजन ले लें, यहां कॉपर का मास कितना बेटा 63.5 1 मोल, यहां ऑक्सीजन का मास कितना है 16, यहां कॉपर का मास कितना है 63.5 इंटू 2, और यहां ऑक्सीजन का मास कितना है 16, ऑक्सीजन का मास दोनों जगह सेम है, तो ऑक्सीजन के सेम मास से कंबाइन करने वाले जो कॉपर के मासेस हैं उनका रेशियो कितना है 1:2। आप यहां देखो 63.5 और ये उसका जस्ट डबल है तो 1:2, मतलब the ratio of masses of the elements which combined with the fixed mass of another elements bear a simple whole number ratio, right। तो पूरी डेफिनेशन को अगर हमें समराइज करना हो तो हम क्या बोलेंगे, when two elements combined with each other with each other when two elements combined with each other, the ratio of masses of one element which combined with fixed mass of other element bear a element has a simple whole number ratio, simple whole number ratio।
when two elements combine with each other to form two or more compounds. The ratio of masses of one element which combined with fixed mass of other element has a simple whole number ratio to each other. राइट, ये हमारा हो गया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो आप सभी लॉज को एक बार आप रिवाइज करें और उसको लर्न करें।